जय हिंद दोस्तों। आज के इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में करंट अफेयर्स का और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एक विद्यार्थी हैं या कोई आम नागरिक, सामान्य ज्ञान से अपडेट रहना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण उन 10 सवालों की बात करेंगे जो सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो ऐसी आशा है कि ये सवाल आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, यानी कि व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शंस हैं ए 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3,50,000 रुपये या ऑप्शन डी 1,50,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लाख रुपए। दरअसल पे कमीशन लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति महीना सैलरी के रूप में मिलता है। खास बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन पर 5 लाख रुपया जो भी है उस पर टैक्स नहीं लगता। यदि कोई आम आदमी या कोई और भारत का नागरिक 5 लाख रुपए कमाता है एक महीने का, यानी कि एक महीने का 1 साल का 60 लाख रुपए हो गया, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा तकरीबन 30%, यानी कि 18 लाख रुपए आपको सरकार से देने पड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिसके अंदर रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है और बाकी सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए निःशुल्क रहती हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होता है। इसके अलावा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां भी हैं, जैसे वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। न्यायालय ने उसे जो भी सज़ा दी है उसके अंदर कटौती यानी कि कम कर सकता है उसे, या उसे पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास कानून बनाने की शक्ति भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है, ऑर्डिनेंस पावर इसे कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कब चली, यानी कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं अप्रैल 1853, मार्च 1853, मई 1853 या अगस्त 1947। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अप्रैल 1853। दरअसल भारत में पहली ट्रेन ब्रिटिशर्स के टाइम पे चली थी, जब भारत पर ब्रिटिश का प्रभुत्व था, भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। उस समय 1853 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ट्रेन केवल इसलिए चलाई थी ताकि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बना सकें और अपने लिए सामान को लाने ले जाने में उनके लिए सहूलियत हो सके। तो पहली ट्रेन का परीक्षण अप्रैल 1853 के महीने में बम्बई से ठाणे के बीच में, जो महाराष्ट्र में है, किया गया। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। और मेट्रो की बात करें तो भारत में पहली बार मेट्रो का संचालन कलकत्ता में 1984 में अक्टूबर के महीने में किया गया। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2010 में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस हैं ए 552, बी 543, सी 245, सी 545 यानी कि 545, या 552 या 543 या 245। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 552। दरअसल भारत में
कुल लोकसभा सीटों की संख्या 552 है, जिसमें से 550 तो इलेक्टेड मेंबर होंगे और 2 नॉमिनेटेड। ये मैं आपको कुल संख्या बता रहा हूँ, टोटल इतनी हो सकती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 545, जिसमें से 543 यानी कि 543 तो होंगे इलेक्टेड मेंबर, यानी कि जो चुनाव जीतकर लोकसभा में आएंगे, और 2 होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। भारत सरकार ने 2019 में भारत के संविधान में संशोधन करके, यानी कि अगर मैं बात करूँ 104वां 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत ये जो 2 मेंबर्स होते हैं इनको समाप्त कर दिया गया, इन पदों को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन होंगे उनको नॉमिनेट कर सकता था, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लोकसभा के सदस्य सीधा राष्ट्रपति उनको बना सकता है। तो सरकार ने ये व्यवस्था 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी है। तो फिलहाल लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। जब हमारा संविधान बना 1950 में, उस समय संख्या 500 थी। 1952 में ये व्यवस्था की थी कि 2 नॉमिनेटेड होंगे तो 552 टोटल हो सकते हैं। फिलहाल 545 यानी कि 545 है, जिनमें से 543 इलेक्टेड, 2 नॉमिनेटेड। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर टोटल 131 यानी कि 131 सीट्स ऐसी हैं जो रिजर्व्ड हैं एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए, यानी कि एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए, और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि फिलहाल 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसके नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ये कितनी है फिलहाल? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंडिया? ऑप्शंस हैं ए 31, बी 35, सी 34, डी 30। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 34। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फिलहाल बी आर गवई यानी कि बी आर गवई हैं। और मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बना था तब हमने व्यवस्था की थी कि सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 न्यायाधीश रहेंगे, 7 तो जज, 1 चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। फिर काम के दबाव जब बढ़ा तो हमने धीरे धीरे ये संख्या, जैसे कि 1956 में हमने सुप्रीम कोर्ट में 11 कर दी, 1960 में या 1960 में ये संख्या 14 हो गई यानी कि 14, और धीरे धीरे बढ़ कर के 2019 से अब तक ये संख्या 34 है, यानी कि 1 तो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अलावा 33 जज और होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान के तहत अगर आप अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 124, ये ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपको बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कोई निर्धारित नहीं है, अधिकतम 65 एज तक रह सकता है कोई व्यक्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन है ए ताजमहल, बी अजंता और एलोरा की गुफाएं, सी है आगरा फोर्ट, डी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो अभी 2025 में यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में अनाउंस किया है। दरअसल यूनेस्को के सेशंस होते हैं कुछ साल में एक बार होते हैं। अभी फ़िलहाल 47th यानी कि 47वां सेशन हुआ था, जिसके अंदर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भारत की 44वीं साइट
अनाउंस किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने, यानी कि 43 साइट और भी हैं और ये 44वीं है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। दरअसल ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 17वीं और 19वीं शताब्दी के 12 जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनका नेटवर्क है। और भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत का पहला विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था, तो इसके आंसर आएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं, यानी कि अजंता एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है। दरअसल 1983 में ताजमहल को, आगरा फोर्ट को और अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में अनाउंस किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे की, तो ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो अक्टूबर 2024 के तहत 1223 स्थल ऐसे हैं जिनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने यूनेस्को से निकलने की घोषणा की है, यानी यूनेस्को का मेंबर था लेकिन कहा कि अब हम इसके मेंबर नहीं रहेंगे। तो ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, चाइना या टोक्यो। तो इसका सही आंसर है अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि हम अब यूनेस्को के मेंबर नहीं रहेंगे। दरअसल यूनेस्को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट को अनाउंस करता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान। तो फिलहाल इसके अंदर 194 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 12 कंट्री ऐसे हैं जो इसके सहयोगी देश हैं। इसके अध्यक्ष एंद्रे एजोल हैं और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। तो अमेरिका एक बार पहले भी 2017 में यहाँ से निकल गया था, फिर 2023 में वापस आया। अब फिर उसने अनाउंसमेंट किया कि हम इसके मेंबर नहीं रहेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूनेस्को के अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है वो अमेरिका ही है, यानी कि यूनेस्को को जो चलाने में जो खर्चा होता है तकरीबन 500 से 600 करोड़ हर साल अमेरिका यूनेस्को में देता है। और अगर वो उसका मेंबर नहीं है तो सीधी सी बात है कि यूनेस्को के लिए वित्तीय संकट आ खड़ा होगा। हर मेंबर कंट्री अपने अपने हिसाब से जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से पार्टिसिपेट करता है यूनेस्को में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परियोजना चल रही है अभी अंतरिक्ष से रिलेटेड, निसार। तो निसार परियोजना किन देशों की संयुक्त पहल है, ये आपको बताना है। तो इसमें है ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना। दरअसल ये जो निसार परियोजना है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा उसकी, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। उन दोनों की संयुक्त पहल है और इसका उद्देश्य ये है कि जो पृथ्वी का बदलता हुआ पारिस्थितिक तंत्र है उस पर नज़र रखें और गतिशील सतह यानी कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, वो बर्फ़ पिघलती है, वो उस पर ध्यान रखें। और इन सब से जो बायोगैस और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है इस पर, और भूजल यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उनके बारे में जानकारी जुटा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोनों, इसरो और नासा, इन दोनों का एक संयुक्त मिशन है ये निसार। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE 2025 विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप ये अभी आयोजित की जा रही है। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर दोनों पार्टिसिपेंट्स कौन से देश की हैं, यानी कि फाइनल मैच होना है, विश्व शतरंज वर्ल्ड चैंपियन का फाइनल मैच है और उसके अंदर 2 पार्टिसिपेंट है एक ही देश के। तो ऑप्शन है किस देश के हैं, भारत के, अमेरिका के, चाइना के या रूस के। तो इसका आंसर आएगा भारत के। दरअसल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो हर 2 साल में एक बार किया जाता है। फिलहाल जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है महिलाओं की, उसके अंदर भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ये दोनों ही फाइनल में हैं। ये नहीं कि भारत अगर हार भी गया, एक कैंडिडेट हार जाता है तो भी भारत का ही
जो खिलाड़ी है वो विजेता बनेगा। वर्ल्ड चैंपियन भारत का होगा महिलाओं में। इन दोनों में से जो भी जीतेगी वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगी महिलाओं में पूरी दुनिया में। मैं आपको बता देता हूँ कि पुरुष विश्व चेस चैंपियन भारत के ही हैं, डी गुकेश। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। आपने खूब सुने होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने एक बुक में पब्लिश किए थे, उस बुक का नाम क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जब वो बुक पब्लिश हुई तो दुनिया को पता लगा कि गति के नियम भी हैं जो न्यूटन ने दिए हैं, और पूरी दुनिया आज भी आप 9th क्लास में चैप्टर ही पढ़ते हैं। तो किताब का नाम बताना है। किताब का नाम ऑप्शन है प्रिंसिपिया, ये है, बी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सी ऑप्शन है डार्क वेब, डी ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपिया। दरअसल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, उसके अंदर लिखे थे न्यूटन ने। और आप अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन को भौतिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। और ये बुक 1687 यानी कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और पूरी दुनिया को न्यूटन्स लॉ के बारे में जानकारी मिली। तो प्रिंसिपिया इस किताब का नाम है। अंतिम क्वेश्चन है मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? दरअसल आप सबको पता होगा कि शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, तो उसका वास्तविक नाम बताना है। मुमताज़ के नाम से वो फेमस थी, उसका असली नाम क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है अर्जुबंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर बी है जोधा भाई, ऑप्शन नंबर सी है अमीर महल, ऑप्शन नंबर डी है नूरजहां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुबंद बानो बेगम उसका असली नाम था। कई लोगों को ये लगता है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसने ताजमहल बनवाया, क्योंकि आज भी हम ताजमहल को प्यार की निशानी मानते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब शाहजहां और मुमताज़ की सगाई हुई, उस समय शाहजहां की उम्र थी 14 साल और मुमताज़ थी 11 साल की। और जब उनकी शादी हुई 5 साल बाद, तो मुमताज़ थी 16 साल की, शाहजहां था 19 साल का। और इन 5 सालों में शाहजहां ने 3 निगाह और किए, 3 शादियाँ और की। और कमाल की बात यह है कि जो मुमताज़ थी उसकी डेथ हुई थी 31 साल की उम्र में, यानी कि आप मान के चले कि शादी के 15 साल बाद। 16 साल की उम्र में शादी हुई और 31 साल की उम्र में डेथ। 15 साल में दोनों के 17 बच्चे हुए। औरंगजेब 16वां चौथा लड़का था शाहजहां का। 3 बच्चे तो मुमताज़ के गर्भ में ही मर गए थे, और मुमताज़ के मरने का कारण भी यही था कि वो प्रसव पीड़ा यानी कि प्रेगनेंसी के दर्द को नहीं झेल पाई। तो यहाँ तो लगता है इन 15 सालों में कि उन दोनों के बीच में प्रेम था, लेकिन सगाई के टाइम पे 3 निगाह और की, 3 विवाह और की, क्योंकि पहले मुस्लिमों में ये प्रथा थी कि मुस्लिम एक से ज़्यादा बेगम रखते थे, आज भी रखते हैं। हालांकि ट्रिपल तलाक आने के बाद ये व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCTV कैमरा? CCTV कैमरा आजकल हर जगह है, आपने खूब देखे होंगे। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCTV? इसके ऑप्शंस हैं क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा, ऑप्शन नंबर बी है सर्कल सर्किट टेलीविज़न कैमरा, ऑप्शन नंबर सी है सरकमफ्रेंस सर्किट टेलीविज़न कैमरा, ऑप्शन नंबर डी है क्लोज सर्कल टीवी कैमरा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।